हेलो इन्वेस्टर्स। यूनियन बजट 2025 उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिस टाइम पे इकोनॉमी में स्लो डाउन हो, कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स एक स्टिमुलेटिंग फिजिकल स्टिमुलेटिंग बजट एक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हो। और कहीं ना कहीं सारे के सारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी की यूनियन बजट से लेके अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो आज जो यूनियन बजट 2025 अनाउंस हुआ, उसका आपके पोर्टफोलियो पे, आपके पर्सनल फाइनेंस पे क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिवली और निगेटिवली, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जस्ट टू शेयर विथ यू अबाउट द वेरियस पॉइंट्स। सो अगर आप देखेंगे तो बजट में अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स साइड में एक रिलीफ इनकम टैक्स पेयर्स को दिया गया है। 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स इंडिया में नहीं लगेगा। ये काफी बोल्ड मेजर है और उसकी निटिग्रिटीज हम इवेल्युएट करेंगे इस वीडियो में। कहीं ना कहीं जैसे हमारे जो लोकल पब्लिक है वो गवर्नमेंट से टैक्स की एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठा था कि वहां पे रिलीफ मिले, वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं ये फिजिकल अकाउंट डेफिसिट 5% के नीचे हो, मतलब आपके खर्चे इतने ज्यादा ना हो एज कम्पेयर टू योर इनकम। इंडिया का ट्रेडिशनली देखा गया है कि हमारे इनकम कम है रही है और हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा रहे। इसको फिजिकल अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। माने 100 रुपए की इनकम है और खर्चा इकोनॉमी का 120 रुपए है, तो 20 रुपए डेफिसिट हो गया। जनरली ये डेफिसिट्स हमारे 5.5 से 6% ऑफ द जीडीपी रहते थे। और रिसेंट टाइम्स में ये जो फिजिकल डेफिसिट है ये 5% के नीचे आ गया, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइड। तो 4.8% का फिजिकल डेफिसिट आया है। और कहीं ना कहीं आने वाले एक साल में फिजिकल अकाउंट डेफिसिट 4.6% तक लाने की एक्सपेक्टेशन है। ऐसे कौन से सेक्टर्स है, बिजनेसेस है जिनको इस बजट में रिलीफ दिया गया है, वो भी हम देखेंगे। जो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो पे, आपके म्यूचुअल फंड स्कीम्स पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे। और कहाँ पे मुझे लगता है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे ये बजट बहुत कुछ कर सकता था लेकिन सम और दी अदर वे वो जो स्पिरिट है वो देखी नहीं गई। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में देखेंगे तो जैसा मैंने बताया कि 12 लाख रुपीज तक अभी एज पर न्यू टैक्स रिजिम किसी को टैक्स नहीं लगेगा। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है सैलरीड क्लास के लिए 75,000 का, वो भी इसमें इंक्लूसिव है। तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं। ये काफी बोल्ड स्टेप है जो इंडियंस ड्रीम करते थे। तो पिछले 2 साल 3 साल से सैलरीड क्लास की मांग थी कि कहीं ना कहीं टैक्स में रिलीफ दिया जाए, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स बढ़ा है इंडिया में। तो पहले अगर आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में ज्यादा कलेक्ट होता था। मतलब 2019 का डेटा अगर आप देखें तो उस टाइम पे हमारा कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन होता था 30% ऑफ ओवरऑल थिंग्स। और इनकम टैक्स डायरेक्ट कलेक्शन होता था जस्ट 20%। अभी ये उल्टा है। अभी हमारा जो इनकम टैक्स कलेक्शन है डायरेक्ट टैक्सेस फॉर्म में, वो 32% हो गया था। तो वहां पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रिलीफ दे सकती है सैलरीड क्लास को, जो कि आज देते हुए दिखी। और तो अगर आप इनकम टैक्स के ओवरऑल स्लैब्स पे भी बात करें तो अभी ये स्लैब्स 4 to 8 लाख रुपीज वालों को 5% ही लगेगा। 8 to 12 लाख रुपीज वालों को 10% टैक्स लगेगा। 12 to 16 लैक्स वालों को 15% लगेगा। और 16 से 20 लाख और 20 से 24 लाख रुपए एंड अबव, वो 20%, 25% एंड 30% रिस्पेक्टिवली लगेगा। जो कहीं ना कहीं प्रोरेटा 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का ओवरऑल टैक्स सेविंग एक टैक्स पेयर को देगा। माने 5-7 हजार रुपया, 8 हजार रुपया महीना एक जन का सरप्लस इनकम क्रिएट हुआ है, जो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में जाएगा, स्पेंड करेगा, कंज्यूम करेगा। और वो जो इकोनॉमी का चक्का है वो चलना चालू हुआ। तो ये बहुत अच्छा बोल्ड स्टेप था जो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड था और गवर्नमेंट ने उसको पूरी तरह से एड्रेस किया। दूसरी बात ये थी कि अगर आप रेंट देखेंगे प्रॉपर्टी पे, तो जब आपका एनुअलाइज रेंट 2.5 लाख रुपए के ऊपर जाता था तो आपको टीडीएस लगता था रेंट पे। लेकिन ये लिमिट 2.5 लाख रुपए की 6 लाख कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो रह रहे के टीडीएस कट होता था रेंट पे, उसकी लिमिट 6 लाख कर दी गई। मतलब 50,000 रुपीज पर मंथ एंड अबव वालों को ही टीडीएस अप्लीकेबल होगा रेंट पे, विच इज अ बिग रिलीफ फॉर इनकम टैक्स पेयर्स। सीनियर सिटीजन में भी अगर आप देखेंगे तो पहले टीडीएस कट होता था उनके सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट वगैरह पे अप टू 50,000, लेकिन वो लिमिट भी 1 लाख कर दी गई है। तो आप ऐसा समझिए कि किसी सीनियर सिटीजन की 8-10-12 लाख रुपए की एफडी है और उस पर 8% का मिनिमम इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो 1 लाख रुपए तक वो इंटरेस्ट जाता है साल का। तो वहां पे कोई टीडीएस कट नहीं होगा। दैट इज ऑल्सो वेरी बिग रिलीफ।
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पहले एक ही पकड़ी जाती थी, अभी उसे दो पकड़ा जाएगा। तो दो प्रॉपर्टी तक आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी। अदरवाइज पहले क्या होता था कि जो सेकंड प्रॉपर्टी होती थी उसमें कहीं ना कहीं नोशनल रेंट पकड़ा जाता था, जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टैक्स लाइबिलिटी एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बढ़ा देता था। तो अभी वो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो गया। टीसीएस लगता था जब भी हम लोग फंड अब्रॉड भेजते थे, तो एलआरएस लिमिट के तहत भी टीसीएस का जो लिमिट है, जो पहले सिर्फ 7 लाख रुपीज का था, अभी उसको 10 लाख रुपीज पे रेस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत अच्छा रिलीफ है इनकम टैक्स पेयर्स के लिए। तो आप अगर नेट नेट अगर एक सिंपल एग्जांपल से देखेंगे कि पहले इनकम टैक्स न्यू रिजीम कैसी थी और अभी क्या प्रपोज किया गया है, तो डेफिनेटली टैक्स में तो बहुत सारा रिलीफ दिया गया है। जैसे 50 लाख रुपीज टैक्स पेयर को पहले साल का 11,90,000 रुपीज का ओवरऑल टैक्स भरना पड़ता था, तो अभी वो 10,80,000 ही भरेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लाख रुपए की बचत है, 50 लाख रुपीज सैलरी, 25 लाख रुपीज सैलरी, इवन 12, 15 और 16 लाख रुपए सैलरी वालों का, ये इतना इनकम टैक्स बचेगा विच विल लीड टू द बूस्ट इन द कंजम्पशन। उनकी कहीं ना कहीं वो पर मंथ सेविंग्स उससे बूस्टअप होगी, या वो जाके प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कर सकते हैं जो इकोनॉमी के बड़े काम में आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यूनियन बजट ने फॉरेन इन्वेस्टर कम्युनिटी को भी प्लीज किया है। जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.8% पे FY25 का रखा गया है। मतलब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक फिस्कल डेफिसिट बिलो 5% था, जो कि काफी रिस्पेक्टेबल है। और अगर आप देखेंगे FY26 का जो टारगेट है वो 4.4 का है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग हमारी इनकम बढ़ाना चाहते हैं एज एन कंट्री, और हमारे जो एक्सपेंसेस है उसको कटेल डाउन करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो इसका जो डेफिसिट है जितना कम होगा उतना पॉजिटिव रहता है हमारे इंडियन रुपए के लिए, हमारे इकोनॉमी के ओवरऑल रेटिंग के लिए। और इन्वेस्टर कम्युनिटी इसको देख के एक कंट्री में डेफिनेटली पैसा डालना है नहीं डालना है वो कंसिडर करती है। तो यहाँ पे एक प्लीजिंग नंबर था। नॉमिनल ग्रोथ जो है हमारा वो 10% है FY26 का। नॉमिनल ग्रोथ का मतलब आपका जीडीपी ग्रोथ और प्लस इन्फ्लेशन। मतलब अगर आपका इन्फ्लेशन कंट्री का 5% है और अगर आपकी जीडीपी 6% है, तो 6 + 5 = 11। तो 10 से 11% का नॉमिनल ग्रोथ इज रिस्पेक्टेबल नंबर एज कंपेयर टू द ओवरऑल इफ यू सी द बैकड्रॉप ऑफ होल ग्लोबल इकोनॉमी। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स उसको बोलते हैं, जो गवर्नमेंट अपने तरफ से इकोनॉमी में पैसा डालती है और खर्चा करती है, जिससे इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलता है। प्राइवेट कैपेक्स से इकोनॉमी इतनी बूस्ट नहीं होती जितनी गवर्नमेंट की ताकत होती है। तो गवर्नमेंट ने ये नंबर 11.2 लाख करोड़ का रखा है FY25 में 26 में, जो कि काफी वेलकमिंग है। मार्केट बोरोइंग्स का नंबर भी इतना ज्यादा नहीं है, 14 लाख करोड़ का मार्केट बोरोइंग है। मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पैसा इतना उधार में लेके खर्च करती है और इकोनॉमी को चलाती है। ऑफ कोर्स ये जो इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ है इससे 1 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट के किटी में से कम हो जाएगा। और उसका कहीं ना कहीं भरपाई गवर्नमेंट दूसरे जगह से करना चाहेगी। और डिविडेंड बोनस अगर आप देखेंगे, जो आरबीआई बेसिकली एजेंट है गवर्नमेंट का। मतलब अगर गवर्नमेंट को कभी भी कुछ स्पेंड करना है तो आरबीआई के थ्रू बेसिकली वो लेंडिंग एंड बोरोइंग करती है। तो आरबीआई के पास में जो गवर्नमेंट का रिजर्व पड़ा रहता है, उससे वो गवर्नमेंट हमेशा डिविडेंड लेती है। तो ये नंबर जो है वो 2.5 लाख करोड़ का था, विच इज अ वेरी हेल्दी नंबर। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटिव साइन है जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरली ऑफर करता है। यूनियन बजट में बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुए, और कहीं ना कहीं आपके जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, आपके जो स्टॉक्स है आपके डिमैट अकाउंट में, वो इन सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो ये बजट है ना, देखा गया है कि फुटवेयर के लिए बहुत अच्छा था, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा था, एक्वाकल्चर के लिए बहुत अच्छा था, टेलीकॉम और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर एंसिलरी बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा था, फार्मा एफएमसीजी के लिए भी काफी प्रोग्रेसिव बजट था, इंश्योरेंस कंपनी के लिए जहाँ पे एफडीआई की लिमिट बढ़ाई गई है अप टू 100%, वो भी उसके लिए भी बहुत अच्छा था। टूरिज्म सेक्टर के लिए भी काफी अच्छे अनाउंसमेंट्स थे। एविएशन सेक्टर में जैसे बिहार में एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, और बहुत सारे अलग अलग सिटीज को एविएशन सेक्टर में जोड़ा जाएगा, जिससे ये सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। शिप बिल्डिंग के लिए तो बहुत अच्छा बजट था ये, और हाउसिंग कंपनियों के लिए भी काफी अच्छा बजट था। और ये वो स्टॉक्स है जो उसके बेनिफिशियरी है, जो कहीं ना कहीं आपके म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी है, प्लस आपके डिमैट अकाउंट में भी है। तो कहीं ना कहीं बजट का इम्पैक्ट तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिजनेसेस पे और इकोनॉमी पे दिखेगा ही, लेकिन स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड के एनएवी पे, उसके प्राइस पे भी इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली
दिखेगा, तो विच इज वेरी पॉजिटिव। अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल्स पे भी काफी अच्छे अनाउंसमेंट्स आए, टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे काफी अनाउंसमेंट आए, टॉय इंडस्ट्री को इंडिया का हब बनाने की काफी अनाउंसमेंट्स हुए। तो उसके बाद में अगर आप पावर ट्रांसमिशन देखेंगे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी बोथ इन सोलर टू विंड, उसके ऊपर भी काफी अच्छे अनाउंसमेंट्स इस बजट में देखे गए। तो नेट नेट मेरा मानना ये है कि ये बजट है ना, एक न्यूट्रल बजट है। आपके पर्सनल फाइनेंस में, इनकम टैक्स में आपको रिलीफ देता है, और पोर्टफोलियो फ्रंट पे ना ये ग्रेट पॉजिटिव है या ना ग्रेट निगेटिव है, ये न्यूट्रल बजट है। और ऑफ कोर्स बजट का जो इम्पैक्ट होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो बजट तो बेसिकली शेप अप होगा फ्रॉम अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स टिल मार्च ऑफ 2026, और ग्राउंड लेवल पे दिखेगा। जब आरबीआई का भी मॉनेटरी पॉलिसी आएगा 7 फेब को, तो आरबीआई में अगर इंटरेस्ट रेट थोड़े कट करना शुरू कर दिया या इंडिकेशन भी दिया, तो बजट एंड ये जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट घटना मतलब सस्ता पैसा होना, वो भी डिमांड को बूस्ट करेगा। और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स पेयर्स का भी इस बजट के बाद में उनके हाथ में कुछ पैसा बचेगा। तो डेट विल लीड टू एड्रेस दिस स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, और फिर से हमारा जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेटेड हो सकता है। मुझे लगता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों इस बजट से एक पॉजिटिव नोट ही ले पाएंगे। और आने वाले टाइम में ये हमारे पोर्टफोलियो रिटर्न में कन्वर्ट होंगे। 1 2 3 महीने मुझे लगता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स थोड़े बोरिंग जोन में रहेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद में डेफिनेटली ये बजट और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हमारे पोर्टफोलियो को ग्रोथ ऑफर करेगा। वैल्यू एथिक्स का ये यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू आपको अवेयर और अपडेट देता रहूंगा। ऑफकोर्स हमारे जो पोर्टफोलियो के अपडेट है वो हमारा एक पर्सनलाइज डेटा है, वो मैं प्राइवेट नेटवर्क पे रखूंगा, वो प्राइवेट वीडियोज ही रहेंगे। लेकिन कोई भी किस्म के एजुकेशनल वीडियोज आप इस यूट्यूब चैनल से डेफिनेटली देख सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कभी भी कोई एजुकेशनल वीडियो बनाऊं, जैसे मैं कल गिफ्ट सिटी अहमदाबाद पे एक वीडियो बना रहा हूँ, तो जब भी मैं ये नया वीडियो बनाऊंगा तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना वैल्यूटिक्स के इस यूट्यूब चैनल को। और आपके कोई भी क्वेरी और क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पोस्ट करें, हम लोग उसको एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच।